किप्स कॉलेज के सीईओ जो वजीर खान हैं उनको अगवा कर लिया जाता है। अगर इनके साथ किसी ने वैसे ज्यादती की होती तो अब तक उनके 6 इंटरव्यू चल गए होने थे। बगैर इंफॉर्मेशन के अगवा नहीं हो सकता। जो कारोबारी तबका ना उसमें खौफ व हरास की फिजा फैल गई है। हर बंदा ये सोच रहा है कि मैं भी बिजनेसमैन हूँ, मुझे कोई ना ले जाए। राना आफ्ताब के कत्ल के पीछे असल कहानी क्या है? ब्रूटल मर्डर हुआ ना उनका आप चेहरा काबिले दीद नहीं था। उन्होंने उनका ऊपर वाला हेड ही उड़ा दिया था। जो कातिल हैं वहाँ पे भंगड़े डालते रहे। ये काला खताई रोड का एक गैंग है। उनके अब तक आपस की दुश्मनी में 13 मर्डर हो गए। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, दिस इज़ मियां अरसलान एंड वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। नाज़रीन, आज की पॉडकास्ट में हम जिस शख्सियत के साथ आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं और अक्सर औकात जो है वो हमारे ख़ास तौर पंजाब के अंदर जितने भी क्राइम के केसेस आते हैं उनके ऊपर अपने एनालिसिस देते हुए नज़र आते हैं। और फिर बहुत सी ऐसी ख़बरें हैं कि जिन पर इन्होंने अपना एनालिसिस दिया और फिर इनकी प्रेडिक्शंस जो हैं, इनकी पेशन गोई जो हैं वो सच साबित हुई। सो आज हम बात करेंगे इनके साथ के जो हालिया चंद दिनों के अंदर बहुत से ऐसे इंसिडेंट और वाक़यात पेश आए हैं। इनके पीछे असल कहानी क्या है, क्या मुहरक़ात हैं और इनका एनालिसिस क्या कहता है। और हाल ही में शेख वसीम अख्तर के हवाले से इन्होंने एक दावा किया था, एक पेशन गोई की थी कि वो पाकिस्तान से बाहर नहीं गए। सो इनकी वो प्रेडिक्शन जो है वो सच साबित हुई है। आखिर शेख वसीम अख्तर कैसे गिरफ्तार हुए, उनकी गिरफ्तारी के पीछे कहानी क्या है, और उसके साथ साथ आफ्ताब के कत्ल के बारे में बात करेंगे और डिफरेंट मौज़ूआत पर बात करेंगे, केसेस को डिस्कस करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब फुरकान शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। शाह साहब, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शाह साहब, अब आपके एनालिसिस जो हैं लोग बड़े शौक से सुनते हैं और मेहरबानी है अक्सर हमें दोस्तों की। कमेंट्स भी करते हैं कि आप बड़ी दीदा दिलेरी के साथ जो है बेबाक गुफ्तगू करते हैं, ना डर हो के जहाँ पे गलत हो गलत को गलत कहते हैं और सही को सही कहते हैं। सो आज हम डिफरेंट टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं डिस्कस यही करूँगा कि लाहौर के अंदर मारूफ शाहरा के ऊपर जनाब किप्स कॉलेज के सीईओ जो वज़ीर ख़ान हैं उनको अगवा कर लिया जाता है। इस अगवा के पीछे कहानी क्या है, उनको अगवा क्यों किया जाता है और क्या वो रिहा हो चुके हैं या नहीं? सबसे पहले तो उसका जो जिस कंडीशन में वो अगवा होते हैं ना, हुँ। इसमें जो कारोबारी तबका है ना, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम अच्छा। लोग खुद बड़े परेशान हो गए हैं हुँ। कि लाहौर में ये कच्चे के इलाके वाली वारदात कैसे हो गई। ठीक है। ये कच्चे की काम है ना कि रोड बिल्कुल, से पकड़ लिया, शादी बिल्कुल। लूट ली, बच्चा हुँ। अगवा कर लिया। और वो उनके पास ना कोई ड्राइवर था उस वक्त, ना कोई सिक्योरिटी गार्ड था। आई थिंक सो बीएम में थे वो। हुँ। तो आ रहे हैं तो वो अपनी एक कुलीग से बात कर रहे थे, अपनी एम्प्लॉय से। हुँ। एफआईआर मेरे पास मौजूद है, उसमें उनका नंबर भी मौजूद ठीक है। है। तो उनके बकौल के उनके शीशा नॉक हुआ है की के साथ, ठीक है। जैसे लोहे की चाबी के साथ नहीं की हुँ। नॉक करते, वैसे नॉक हुआ। तो उन्होंने नीचे किया है तो फोन उनका होल्ड पे था। हुँ। तो उन्होंने कहा कि तुमने मेरी गाड़ी के में गाड़ी मारी है। ठीक है। उसके साथ ही फोन ऑफ हो गया हुँ। और वो किडनैप हो गए। ठीक है। तो और ये फ़ोन उन्होंने खुद ऑफ किया है, कॉल कट की है, क्या कहानी और इसकी कड़ियाँ जो हैं उस खातून के साथ कैसे मिलाई जा रही हैं? वो उस वक्त उसके कॉल के साथ कनेक्टेड थे ठीक है। किसी, वो उनकी एम्प्लॉय थी उनकी हुँ। एकेडमी की। तो हुँ। किसी भी इशू पे वो बात कर रहे थे। ठीक है। ठीक हो गया। उस इशू पे बात कर रहे थे तो इतनी देर में ये इंसिडेंट हो जाता है। ठीक है। वो खतून ही बताती हैं कि कोई उनके साथ मिसहैप हो गया। ओके। ठीक है। तब भी फिर फौरी तौर पे उनके घर वाले मौके पे हुँ। पहुंचते हैं तो गाड़ी वहाँ पे अवेलेबल मिलती है, टेलीफोन 15 होती है, एफआईआर हो जाती है। हुँ। ये सारे मामलात ठीक है। हो जाते हैं। हुँ। तो आप क्या समझते हैं कि सिर्फ़ इनकी ये अगवा के पीछे क्या कहानी क्या है? ये क्यों अगवा क्यों किया गया है? ये देखे ना, कहानी तो मुझे को मिस्टीरियस सी स्टोरी लगती है। हुँ। उसके रीजंस बिहाइंड ये हैं कि अगर इनके साथ किसी ने वैसे ज्यादती की होती तो अब तक उनके 6 इंटरव्यू चल गए होने थे। हुँ। क्योंकि बिल्कुल ठीक कुछ है। ऐसी बात है कि वो मीडिया के सामने नहीं आ रहे। ओके, ठीक है। कोई कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो लेने देने का मामला था। हुँ। कुछ लोग ये कह रहे हैं अगर तो बगैर किसी कसूर के हुँ। मेरे साथ कोई रास्ते में ज्यादती की जाएगी तो मैं उसका वावेला करूंगा। हुँ। अगर मैं यहाँ से जाते हुए आपका गिलास ले जाऊंगा तो आपके बंदे मुझे रास्ते में रोक के मिसबिहेव करेंगे। ठीक है। तो मैं कोशिश ये करूंगा कि इस मामले को यहीं पे रफा दफा कर दिया जाए। ठीक है। अब इसके बारे में मैं और ज्यादा हुँ। खुल के नहीं बताना चाहता। वो एक इज्जतदार आदमी है, हुँ। हुँ। एक अच्छा इदारा चला रहे हैं। हुँ। तो लेकिन उन्हें मैदान में आके वजाहत करनी चाहिए। और कहा जाता है कि वो फलाही कामों में बड़ा सर चढ़ कर जो है वो हिस्सा लेते हैं और बाकायदा तौर पर एक फाउंडेशन को भी वो रन कर रहे हैं।
हमारे यहाँ पे ना मुल्क में एक बड़ा अजीब सा मामला है हम्म कि जिसके पास पैसे आ जाते हैं ना तो वो चैरिटी शुरू कर देता है। हम्म आप हैरान होंगे, मैं चैरिटी के अगेंस्ट हूँ। वो क्यों? मेरी थोड़े दिन पहले मेरे क्लास फेलो हैं, वो लॉयर हैं, वो चले गए कनाडा में। हम्म मैंने उनसे एक बात की, देखे ना बाज़ को आपको बात करता है तो बड़ा, उसने मुझे कहा कि, मैंने उन्हें कहा कि यार यहाँ पे एक आधा दिन आप रेस्ट कर लो। हम्म स्टार्ट में जाता है बंदा, बड़ी रफ टफ लाइफ गुजारता है। तो उन्होंने कहा शाह साहब ये पाकिस्तान नहीं है जहाँ पे चैरिटी सेंटर है, बंदा काम करे ना करे रोटी लभदी है। कहता है इधर करना पड़ता है। बिल्कुल। जब ये चैरिटी से आपको खाना नहीं ना मिलता हम्म तो ऑब्वियसली आप काम करते हैं। हम्म मैं, मेरे ऑफिस के सामने एक राउंड अबाउट है, उसमें मजदूर लेटे होते हैं। हर घंटे बाद एक आधी गाड़ी आती है, वो उसमें से शॉपर निकालते हैं, कोई बिरयानी वाला, कोई सालन वाला, कोई शख्स आएगा उनको 500-500 दे जाएगा। तो बेसिकली वो वेट कर रहे होते हैं दिहाड़ी का कि कोई आके उन्हें लेबर के लिए ले जाए। और 8-8 दिन आप वॉच कर लें, मेरे ऑफिस का कैमरा उधर ही होता है। 8-8 दिन दिहाड़ी पे नहीं जाते। आप जाएंगे, जिसने मेहनत जो करनी है उसका क्या काम है सवाल करे। वो बिल्कुल सवाल करते हैं कि जी की कम है। वो कहते हैं जी इतनी ईंट है, किन्नियां ईंटां ने, केड़ी स्टोरी थे जाना है, बिल्कुल क्यों करना है। बांग्लादेश हमसे आगे क्यों चला गया। मेरे एक रिलेटिव है, उनकी वहाँ पे फैक्ट्री है। वो मुझे बताते हैं कि हमारे ऑफिस के जो फैक्ट्री का गेट है ना, उसके सामने सुबह 8-10-15 वहाँ के शहरी आके बैठ जाते हैं। तो कहते अक्सर हमें ना तकरीबन डेली बेसिस पे 5-10-4 लोगों की ज़रूरत रहती है। अगर कोई एब्सेंट हो गया या कोई वहाँ पे रॉ मटेरियल को इकट्ठा करना या कुछ, कहते हम दरवाज़ा खोलते हैं तो हम कहते हैं 5 बंदे आ जाओ। कहता ना हमसे कोई क्वेश्चन करता है काम की करना है, ना कोई क्वेश्चन करता है पैसे कितने दोगे, ना कोई ये क्वेश्चन करता है कि कितनी देर का काम है। कहता वो 5 की जगह एक आधा और कहता है शायद मैं भी आ जाऊं मैक्सिमम। ठीक है। तो कहता है जब हम 5-7 बंदे अंदर बुला लेते हैं, जो बच जाते हैं वो किसी और फैक्ट्री के दरवाजे के आगे बैठते हैं। जो काम करने वाले लोग हैं, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि स्किल्स देनी चाहिए लोगों को? स्किल्स देना। आप चैरिटी रोटी क्यों दे रहे हैं? रोटी तो आप जानवरों को दें, चिड़ियों को डालें बाजरा, जिनका कोई मकसद नहीं है दुनिया में आने का। इंसान तो अशरफुल मखलूकात है। अब बाकी जानवरों को खाना डालें, क्यों इंसानों को खाना डाल के उनका फ्यूचर स्पॉइल कर रहे हैं? ठीक है। अच्छा शाह साहब ये बताएं कि इसके साथ कोई और भी बड़ी शख्सियात इस तरह अगवा हो चुकी हैं रोड से? लाहौर में पहले काफ़ी वाक़या थे। एक फीड कंपनी थी, आई थिंक सो शादमान में उनका ऑफिस था, उनका ऑनर अगवा हुए। उस ये एक डॉक्टर बहुत बड़े फैसल टाउन से अगवा हुए थे, जिनको फिर शूट आउट में मार दिए गए थे उनके शूटर। ये अब ये प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ पे हम लोग वक्त से पहले ठीक है और नसीब से ज़्यादा लेना चाहते हैं। उसके लिए फिर ऑब्वियसली इलीगल ठीक है काम करते हैं। अगवा बरा तवान कर लिया, पहले किसी का बच्चा अगवा कर लिया, कुछ इस तरह मर सारे जाते हैं। ये पिछले दिनों तब CI होती थी, मोहम्मद अली भट्ट साहब ने वो सारे मार दिए थे कि बैरिया टाउन की एक फैमिली थी, उनका बच्चा किडनैप कर लिया था। ठीक है। तो इस तरह के वाक़यात, ये किडनैप रैंसम के लिए, ये समझ लें कि ये अब मैं तो कहूँगा हमारी सकाफत का हिस्सा बन गया हुआ है। ये क्राइम जौन सा वजीर खान को रिहा कर दिया गया। अब ये वो बताएंगे, ठीक है, कि अगर इफ ही इज इनोसेंट इन दिस किडनैपिंग, ओके, तो फिर उन्हें बताना चाहिए कि भी मुझे यूं अगवा किए थे। इसमें जो कारोबारी तबका ना, उसमें खौफ व हरास की फिजा फैल गई है। हर बंदा ये सोच रहा है कि मैं भी बिजनेसमैन हूँ, मुझे कोई ना ले जाए। एक बहुत बड़ा इदारा है, उसके बीच जो CEO है मेरे, ही इज़ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, उनसे मेरी बात हुई तो मैं क्या कहता जी मैं सच्ची डर गया, अब मैं बाहर नहीं निकलूंगा। मतलब कि इस तरह खौफ हरास पैदा हुआ है उनकी गिरफ्तारी की। बिल्कुल बिल्कुल, अगवा की वजह। उसकी वजह ये है कि आम कारोबारी आदमी तो डर जाएगा। फिर उसके बाद ये है कि बगैर इंफॉर्मेशन के अगवा नहीं हो सकता। कोई जहाँ से इनके ऑफिस का सिक्योरिटी गार्ड है, कोई PN है, कोई खाकरोब है, उनमें से कोई ना कोई इन्वॉल्व है, तो ये क्राइम हुआ है। चलें ठीक है। अच्छा शाह साहब, इसके बाद हम बात करेंगे कि राना आफ्ताब के कत्ल के पीछे असल कहानी क्या है, और इनके कत्ल के साथ साथ क्या और भी 13 अफराद अपनी ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं? राना आफ्ताब साहब का अगर मैं आपको हकीकी वाक़या बताऊं ना, तो आपकी आंखें नहीं झपकी जाएंगी 1 से 2 मिनट के लिए। इतना हैरानकुन और भयानक है। जो उनके साथ ब्रूटल मर्डर हुआ है ना, उनका आप चेहरा काबिले दीद नहीं था। उन्होंने उनका ऊपर वाला हेड ही उड़ा दिया था, और उसके बाद वो जो कातिल हैं वहाँ पे भंगड़े डालते रहे हैं कि हाँ मार दिया, हाँ ये हो गया। इस तरह के मर्डर से जो लगता है वो ये है कि कोई बहुत ख़ानदानी और बहुत खौफनाक दुश्मनी है।
ठीक है। ऐसे लगता है ना, बिल्कुल ऐसे ही जब वो ही ना मारने के बाद जो हम्म, शूटर है वो भंगड़े डालने लग पड़े। बिल्कुल ऐसे ही। ये तो कहानी मिल रही है वो रहमान डकेट और अरशद पप्पू वो जैसे कहता है ना कि उसको मारने के बाद उसके सर के साथ फुटबॉल फुटबॉल खेला गया। हम्म, कितना ही देखो जी, उसका बाप मरा था तो उसने ऐसे ही बदला लेना था ना। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। ये भी ऐसे ही लग रहा है ना। हाँ जी, लेकिन ये टोटल जितना भी सिलसिला है ना, सारा ऑपोजिट है। ऑपोजिट है। ठीक है। उसके रीजंस ये हैं हम्म, कि राना आफ्ताब की ना उसकी फैमिली की ना उनकी, आपको मैं राना आफ्ताब साहब का पहले बैकग्राउंड बताता बैकग्राउंड बताएं। बिल्कुल हूँ। बिल्कुल। राना आफ्ताब साहब डिप्टी डायरेक्टर एक्साइज रिटायर हुए हैं, ओके। ठीक हो गया। हम्म, दूसरा, राना आफ्ताब साहब टीवी प्रोग्राम में ड्राम अदाकारी करते थे। ठीक है। तीसरी वजह एक और है, हम्म, जिस फैक्ट्री में अब इन्होंने आफ्टर रिटायरमेंट काम शुरू किया था हम्म, तकरीबन 1 साल कबल, हम्म, उस फैक्ट्री का इनकी सीट पे काम करने वाला मैनेजर उमर नेम नाम में था, वो भी मर्डर हो गया था। अब ओके। इसमें 2-3 और उसके जो शूटर हैं वो एक हैं इबरार शाह साहब, मेरे दोस्त हैं, आजकल कसूर में उनकी पोस्टिंग है। उनके साथ वो इनकाउंटर में मारे गए थे शूटर। अब ठीक देखे है। ना, 3 वजह हो गई ना। बिल्कुल। एक तो दुश्मनी हो गई, ठीक है। दूसरा वही फैक्ट्री का, पहले उस फैक्ट्री का एक मैनेजर मारा गया, उसी सीट पे ये जाते हैं, ठीक है। इनको भी महीना होता है, ये इनका भी मर्डर हो जाता है। तो हम्म, अब इसका पुलिस के लिए एक टफ टाइम था। ठीक है। इन्वेस्टिगेशन की सिमें दूर दूर चली गई हम्म, कि जी, और इतनी बड़ी वो कि जी वो पहले फैक्ट्री की तरफ तफ्तीश चली गई कि पहला मैनेजर भी कत्ल हो गया, उसके बाद ये दूसरा रखा वो भी मर्डर हो गया। हैरानकुन बात है ना। ठीक है। दिमाग तो ऑब्वियसली हर बंदे का उधर ही जाएगा, आप भी कहेंगे नहीं नहीं वही उधर ही है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल। लेकिन ये कुछ और स्टोरी है। अच्छा, स्टोरी ना क्या ये है? फैक्ट्री का, ना राना आफ्ताब की कोई दुश्मनी है। ठीक है। ये काला खताई रोड का एक गैंग है। उन 2 ग्रुपों, गैंग या 2 ग्रुप्स हैं, ठीक वो है। काफी देर से एब्सकॉन्डर है। उनके अब तक आपस की दुश्मनी में 13 मर्डर हो गए हैं। ओके। राना आफ्ताब के मर्डर की जो वजह है वो सिर्फ उनकी, राना सजाद एक एडवोकेट हैं जो इस दुश्मनी में एक ग्रुप के हेड हैं, दूसरी तरफ से एक और हेड है, उनकी शक्ल और राना आफ्ताब की शक्ल मुमासलत रखती थी। ठीक है। और ये जो शूटर हैं, ये 15 दिन इसी सोसाइटी में इन्होंने एक फ्लैट रेंट पे रह के, वहां पे रह के रैकी की। और इसमें सारा जो कसूर है वो रैकी कराने वाले का है, जिसने निशानदेही। शूटर का क्या काम है? उसका तो काम है गोली चलाना। उसको आप जिसकी तरफ इशारा करेंगे उसे चला देगा। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही है। और ये एक बड़ा अजीबोगरीब सा लाहौर की तारीख का मुझे तो पहला वाकया लगता है कि किसी की जगह पे किसी का कत्ल हो जाना, और ऐसे इनोसेंट और जेंटलमैन आदमी का मर्डर हो जाना कि जिसके बारे में कोई सोच। इनके ब्रदर इन लॉ का मुझे फ़ोन आया और उन्होंने एक बड़ी अजीब बात की। उन्होंने कहा कि राना साहब ने ये जिस जहाँ पे कॉर्नर वाला घर बनाया था ना, इसके साथ वाला इन्हें इससे बहुत कम प्राइस पे प्लॉट मिल रहा था। ठीक है। उन्होंने कहा मैंने इधर इसलिए बनाना है कि सोसाइटी की सिक्योरिटी है, लोग सिक्योरिटी रखते हैं, तो सामने ऑफिस है तो मेरी सिक्योरिटी रहेगी। बिल्कुल। कहाँ गई सिक्योरिटी? लेकिन मेरा एक अजीब सा सवाल है कि एक गाड़ी, ये नारोवाल से एक बेकरी वाला था जिससे गाड़ी रेंट पे ली थी, उसका नंबर चेंज किया हुआ था, 7 मॉडल की करोला थी ये। ओके। ठीक हो गया। ओके। पुलिस पहुंच गई है, हर चीज पुलिस के आगे ओपन है। क्लैशनकोफ लेके नारोवाल से एक करोला में, करोला तो वैसे खुद चोर है, पुलिस सबसे जल्दी करोला को प्राणी को हाथ देती है। ठीक है। असला लेके सारे बंदे मुसल्ला होकर एक मुल्तान रोड की मशहूर सोसाइटी में आ जाते हैं। क्या सोसाइटी का इंटेलिजेंस विंग कोई नहीं है? बड़ा सवालिया निशान है आपने उठाया। बिल्कुल ठीक है। सोसाइटी में कोई मिस्टीरियस किस्म के लोग जिनकी कोई मशकूक एक्टिविटीज हैं, वो आके रहना शुरू कर देते हैं, निकलते हैं, जिनकी बॉडी लैंग्वेज सोसाइटी के रिहायशियों से मैच नहीं करती। बिल्कुल 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 ठीक है। सोसाइटी की भी तो कोई जिम्मेदारी है ना, मेरे ना खिलाफ हो कोई जाए। भी ऐसे आकर वो मकान किराए पे ले ले और जो मर्जी करता है। और वो एक मर्डर के प्लान से 15 दिन वहां पे रहते हैं। 15 दिन, 15 दिन में ना इलाके की पुलिस को कोई इन्फॉर्मेशन, पुलिस का भी इन्फॉर्मेशन सेल है ना, बिल्कुल ठीक है, ना सोसाइटी वालों को शक होता है। और वो बंदे सारे अजीब से काला खताई के गांव में रहने वाले लोग या इस सोसाइटी में रहने वाले लोगों का कुछ थोड़ा सा वे ऑफ ड्रेसिंग, वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ लिविंग थोड़ा चेंज तो है। और दूसरा, उन्होंने वहां पे उस फ्लैट में सामान भी कोई नहीं लाए। बिल्कुल ठीक। अच्छा शाह साहब, आप ये जब वाकया सुना रहे हैं तो इस वाक़े के सुनने के बाद मेरे ही पर्दा फ़िक्र से एक वाक़या टकरा रहा है। वो वाक़या क्या है कि आपको याद होगा कि जनाब इमरान ख़ान के दौरे हुकूमत में सानिया साहिवाल हुआ था।
और उसमें एक फैमिली, बेकसूर फैमिली को सीटीडी तब शायद थी, और उसने उसको बड़ी बेदर्दी के साथ मार दिया और बाद में कहा जी हमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। और बदकिस्मती से मैं रीसेंट जो 19 जनवरी को मेरे ख्याल में हुआ था 2019 में भी, तो उसका वो तकरीबन उसको 5 से 6 साल बीत चुके थे, तो मैं पढ़ रहा था रिपोर्ट है कि वो उसके बाद एहलकारों को भी रिहा कर दिया गया, छोड़ दिया गया, अपने अपने ओहदों पे दोबारा वो आ गए। तो लोग बड़ी बेदर्दी के साथ लोगों को मार तो देते हैं, लेकिन बाद में होता उसका ये कुछ ना भी नहीं। लेजिस्लेटर्स का कसूर है। बिल्कुल आपसे और बिल्कुल। मेरे से गलती से इशारा कट जाए तो हम माफी के काबिल नहीं हाँ है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। सरकारी एहलकार जाने ले ले हाय। तो कोई नहीं, उससे गलती हो गई। ये जो दोहरा मेयार है ना, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। बिल्कुल बिल्कुल। आपके बच्चे की शादी हो तो उसमें 17 डिशें हो मुबैना तौर पे, मेरी दूसरी डिश हो जाए तो मेरे पे पर्चा है। बिल्कुल ठीक है, ये इसके थोड़ा ऊपर सा भी ना थोड़ी सी हम डिस्कस करेंगे आगे, करेंगे, बाकायदा लेकिन ये एक मेरा मैंने थोड़ी सी एक हाँ मिसाल दी एग्जाम्पल है, दी है आपने, एग्जाम्पल दी है ना मैंने एग्जाम्पल दी है। कि कानून तो एक जैसा होना चाहिए। रिसेंट एक वीडियो वायरल हो रही है, आपने ट्रैफिक वार्डन की बात की कि वहाँ पर एक रिक्शा ड्राइवर जो है वो लोडर रिक्शा, उसकी आंखों के अंदर नमी है, और एक मर्द रो रहा है और कह रहा है कि मेरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है और मैं बच्चों की रोज़ी कमाने के लिए निकला हूँ, तो मुझे इतनी तो बचत नहीं हुई जितना 2000 का चालान कर दिया। अबे भाई खुदा के लिए मुझे 1000 रुपये का चालान कर ये दो। मैंने लास्ट पॉडकास्ट में आपको बताया था एक रिक्शे वाले की बात कि मैं टूटे से रिक्शे में बैठ गया हाँ तो बिल्कुल, वो वो बड़ा जो लोगों रोने ने लग पसंद गया। किया था, वायरल हुआ था वो बिल्कुल क्लिप हाँ, आपका, बिल्कुल सही और कह रहे हैं। ये देखे ना, हम्म। अब मैं अक्सर दोस्तों में बैठा मजाक से कह रहा हूँ, मैं मोटरसाइकिल वाले की बड़ी इज्जत करता हूँ क्योंकि मेरे पंजाब की इकोनॉमी मोटरसाइकिल सवारों ने चलाई हुई है। ठीक है। रोज के तकरीबन एक वार्डन 20 से 30 चालान करता है। ठीक है, अगर वार्डन की फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपया तनख्वाह है तो वो अपनी आधी तनख्वाह या पूरी तनख्वाह रोज कमा के दे रहा है। गवर्नमेंट को तो चाहिए, और ये पुलिस डिपार्टमेंट से सबसे ज्यादा जो कमाऊ डिपार्टमेंट है ना वो वार्डन्स है, ट्रैफिक। तो अभी शायद पंजाब गवर्नमेंट जो है वो इसी तरह ही अपने एक्सपेंस जो है वो पूरे कर रही है। शाह साहब, आपने रिसेंट एक पॉडकास्ट में ये निशानदेही की थी, प्रिडिक्शन थी आपकी, आपका एक एनालिसिस था। आपने कहा था कि ये जो ट्रैफिक वार्डन है इनको बाकायदा तौर पर जो है वो टारगेट दिया जाता है। मैंने और ये भी कहा था कि मैं साबित नहीं कर सकता, ऑफ कैमरा वार्डन्स खुद हमारे पास आके बैठ के हमें बताते हैं कि हम क्या करें। जब मैं उन्हें कहता हूँ ना कि आपको ये बद्दुआएं छोड़ेंगी नहीं गरीब लोगों की, तो वो फिर कहते हैं हमारा क्या कसूर है, जो हमें हुक्म देते हैं बद्दुआएं उनको लगेंगी। और आपकी वो बात सच कैसे साबित हुई है मैं आपको बताता चला जाऊं कि जनाब उसमें ये है कि मोटरसाइकिल सवारों को चालान करो, टारगेट पूरा करो, ये जनाब सीटीओ की जानिब से जो कहा गया, और ये कहा गया कि वो 15-20 चालान आपने करने ही करने ये हैं। गालबन पिंडी की बात अब कर रहे हैं। पिंडी की मैं बात कर रहा हूँ जनाब। ये एहसन शाह साहब एहसन ने शाह। सीटीओ को लीगल नोटिस भेजा है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में ये होगा कि एहसन शाह का लगा रोजगार चला जाएगा, ओके। एहसन शाह पे केस हो जाएगा, एहसन शाह पे कोई पर्चा हो जाएगा, और एहसन शाह को ऐसी मिसाल बना दिया जाएगा कि आइंदा से कोई रियासत के खिलाफ आवाज ना उठा सके। बिल्कुल ठीक बस है। इस केस में यही होगा। आपको याद होगा जब आपके साथ मेरी बात हुई थी एक हॉस्पिटल में, निजी हॉस्पिटल के, जब वो बंदा अपने खून की बोतल के लिए उसका चालान हो गया था तो उसने वीडियो बनाई थी, तो आपने कहा था कार्रवाई होगी। बिल्कुल। तो मैं क्या किसी का, और मैं मुझे अपने अल्फाज भी याद हैं, हाँ। किसी के बाप का बाप भी उस वार्डन का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर बिगड़ा तो प्लीज मुझे बता दें। और ये बात को काफी टाइम हो चुका है, 2 माह हो गए। ठीक है, बिल्कुल ठीक तो है। इस मुल्क में कानून आपके लिए मेरे लिए, और हमें, मुझे ऐसे लगता है सम टाइम कि नाउ वी आर लिविंग इन अ किंगडम। सऊदिया में जाते हैं ना, कहते हैं ऐसे करोगे तो बादशाह के खिलाफ आवाज निकल गई तो गर्दन उतर जाएगी। तो मुझे क्यों फील होता है, ये अवाम इसका जवाब दे कमेंट बॉक्स में। और कभी कभी तो लोग इसको कह देते हैं कि वेलकम टू स्टेट ऑफ पुलिस। हाँ, देयर इज नो डाउट, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस हो, चाहे वो पंजाब पुलिस कोई हो, भी चाहे है, वो CTD हो। बेसिकली इसमें कसूर लेजिस्लेटर का है। ठीक है, आप ये देखें, एक देखें ना डिफरेंस, देखें अपने और रियासत के अंदर। आपसे गलती से ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस हो गई है ना, ठीक है, अब जिस भी मजबूरी में है, येलो लाइट आई, अचानक ग्रीन रेड हो गई, आपको ना कैमरे ने माफ करना है, अगर वहां पे वार्डन खड़ा है ना उसने माफ करना है। अगर रियासत के किसी बंदे से
गलती से गोली चल जाए और मुझे लग जाए हम्म, तो वो काबिल माफ़ी है। काबिल माफ़ी है। अच्छा शाह साहब, जो हमारे ऊपर तो कानून जो हैं वो थोप दिए जाते हैं, लगा दिए जाते हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी गाड़ियाँ हैं जो काले शीशों के साथ अभी भी चल रही हैं, बहुत सी ऐसी गाड़ियाँ हैं जो सब्ज़ नंबर प्लेट के साथ अभी भी पंजाब की सड़कों के ऊपर वो चल रही हैं, लेकिन उनको कोई रोकने वाला नहीं है, उनके खिलाफ क्यों नहीं कोई एक्शन होता? यहाँ पे ना कुछ गाड़ियाँ ऐसी हैं जो स्टेटस सिंबल है, ठीक है। ठीक है? जो करोड़ 2 करोड़ से ऊपर की गाड़ी है ना, वो उसके लिए कोई कानून नहीं है। 2 करोड़ से ऊपर गाड़ी के लिए कोई कानून नहीं? करोड़ से ऊपर भी लगा लें ना, उसके लिए कोई कानून नहीं है। उनको पता है कि जो इसमें बैठा है ये मेरी नौकरी भी खा जाएगा, ये मेरी हम्म, ज़िंदगी तबाह कर देगा। इसको नेग्लेक्ट करके उन्हें कहा चिंची वाले दे तो मैं कीमा कर दियाँ, हम्म, ठीक है? ये बिल्कुल। रिक्शे वाले को तो मैं छोड़ूँ ना, ये बाइक वाले को मैं ना छोड़ूँ। हम्म, बड़ा अजीब-सा एक सिस्टम हो गया। लेकिन मैं स्ट्रेस में रहता हूँ, मुझे कोई कुछ नहीं कहता। हम्म, ठीक है। मैं वायलेशन नहीं करता, मैं सीट बेल्ट भी बांधता हूँ, मैं गाड़ी ओवर स्पीड भी नहीं करता, सारा कुछ करता हूँ। लेकिन जब मेरे सामने कोई रिक्शे वाला किसी वार्डन के पैर पकड़ रहा होता है या हाथ बांध रहा होता है ना, तो वुड यू बिलीव कि वो मेरा सारा दिन डिस्टर्ब गुजरता है। अगर इस तरह का वाकया कुछ सुबह के टाइम मेरे साथ हो जाए ना, तो मैं पूरा दिन मेंटली प्रेजेंट नहीं रहता, अपसेट रहता हूँ। हम्म, और उस दिन मैं अगर हो सकता है कोई इंटरव्यू भी नहीं करता और कोई पॉडकास्ट वगैरह से भी अवॉइड करता हूँ।